Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Deepan Kumar and today I am going to discuss atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे वीडियो के इस पार्ट में स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रम का जो डेफिनेशन है सबसे शॉर्टली ये हो सकता है कि जो वाइट कलर की लाइट होती है वो अगर स्प्रेड हो जाए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड में, ठीक है, तो उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं अ बैंड ऑफ कलर्स एज सीन इन रेनबो, रेनबो में जिस तरह का कलर्स दिखता है हमें, प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बाय दियर डिफरेंट डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शंस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट की। रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू वेव लेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अगर इसको हम शॉर्टली डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं अ रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड, कलर्ड बैंड्स उसमें बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन को जानने से पहले हम ये आपको बता दें कि इसको पेयर ऑफ क्लासेस में हम अगर स्टडी करें तो बहुत ईजिली हमें लर्न हो जाएगा और आसान भी रहेगा स्टडी करने में। तो देख सकते हैं इसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। ये आपका स्पेक्ट्रम है, इसको 4 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है और जो उनकी क्लासेस हैं 4 उनको फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो हम क्या करेंगे 4 मेजर क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे। तो देख सकते हैं स्पेक्ट्रम को सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया है। तो एटॉमिक एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मिलते जुलते हैं टर्म्स। तो 2 आपके स्पेक्ट्रम ऐसे होते हैं जिसमें आपका एक जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम और आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ये दोनों आपको एक साथ में लर्न रखना है। दूसरा आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन दोनों एक दूसरे से अपोजिटली रिलेटेड वर्ड हैं, तो इनको भी आपको एक पेयर ऑफ वर्ड्स में ध्यान रखना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप जो है वो है कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ध्यान रखिएगा, इनको भी एक साथ में आपको ध्यान रखना है। लास्ट है आपका लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम इनको एक साथ में लर्न रखना है। तो आई थिंक ये जो आपके जितने भी पॉसिबल स्पेक्ट्रम्स होते हैं केमिस्ट्री में वो आपके यहाँ पे हैं, 6 टाइप ऑफ हैं टोटल, और इनमें से सभी को आपको नहीं स्टडी करना है, कुछ ही को स्टडी करना है, बट यहाँ पर हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आपका है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, इनको हम 4 पार्ट्स में ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 2 को एक साथ में लेके चलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन आइसोलेटेड एटम्स। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिशंस की बात की जा रही है। तो ट्रांजिशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करके, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी एटम है उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो KLMN जो है आपकी वो एनर्जी लेवल है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगर वो एनर्जी गेन करते हैं तो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है उसमें ट्रांजिशंस की जो बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गेन करके लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस करके हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में आना, इसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन द आइसोलेटेड एटम। एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ट्रांजिशंस के बारे में स्टडी करते हैं। सेम वे में अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो वैसे ही इसको भी हम बोलेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूल्स में जो आपके होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स में देखिए केवल आपके ट्रांजिशन तो नहीं होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड्स भी होते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स में जब बॉन्ड होंगे तो उसमें एडिशनल मूड्स आपके बढ़ेंगे, जैसे कि आपका रोटेशन है, वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन के साथ साथ में रोटेशन एंड वाइब्रेशन का भी स्टडी करते हैं। किसमें करते हैं? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम्स आर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये भी आपका एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है दैट रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम एटम, यानी कि जो एटम से जो वेवलेंथ निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से जो वेवलेंथ आपका रेडिएट होता है, तो वो आपका लाइन स्पेक्ट्रम के
अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे लिखा भी है व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, जो कि हमने भी प्रीवियस आपको डिस्कस किया है एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, उसमें जो ट्रांजिशंस की बात की थी। तो वो यहाँ पे जो ये आपका लाइन है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब आता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को रेडिएट करता है, इमिट करता है। तो वो आपका जो भी है मैटर, वो जो भी आपका है एक्सप्लेनेशन, वो लाइन स्पेक्ट्रम में आता है। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम आपका भी बिल्कुल लाइन स्पेक्ट्रम जैसा होता है, बट वो लाइंस जो आपकी होती हैं इतनी ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, बहुत ही नज़दीक होती हैं, बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही घनी होती हैं कि वो एकदम बैंड जैसा दिखता है। यहाँ पे लिखा भी है बैंड स्पेक्ट्रम गिव्स to the group of lines so closely spaced that each groups appears to be a band, यानी कि जो लाइंस का ग्रुप होता है वो बिल्कुल बैंड जैसा दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में जैसे आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, बैंड स्पेक्ट्रम में जैसे आपका नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम है। देखिए यहाँ पे 11th में आपको केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब स्टडी करना है, फर्दर एक्सप्लेन डिटेल्स में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आपको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। देख सकते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हैव ऑल वेवलेंथ्स ऑफ कलर रेडिएशन, यानी कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो आपका ऑर्डर ऑफ कलर है विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपका जो सीक्वेंस होता है उसमें जितने भी आपके कलर हैं सारे के सारे कलर्स के जो वेवलेंथ हैं वो इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो रेडिएशन होता है कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम में, उसमें जो भी आपके 7 कलर्स हैं ऑर्डर में, वो सारे के सारे वेवलेंथ मतलब वो वेवलेंथ की लाइट्स उसमें होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसे आपका विजिबल लाइट जो है वो 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4.0 × 10⁻14 हर्ट्ज तक रहता है। ये आपका रेड का है, ये वायलेट का है। ये आपका विजिबल में, विजिबल का मतलब ये होता है कि जिसको हम अपने मतलब आइज से ऑब्जर्व कर सकें, उसके कलर को ऑब्जर्व कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। इसी में दूसरा जो पार्ट है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें देखते हैं इसका नेम जो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए है क्योंकि इसमें सारे कलर्स के जो वेवलेंथ मतलब या लाइट्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, कुछ आपके एक्सक्लूड किए जाते हैं या नहीं होते हैं। इसमें देख सकते हैं जो आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ ही वेवलेंथ रेडिएशन आपके होते हैं, अपीयर होते हैं, जैसे आपका वायलेट है, ब्लू है, येलो है एंड रेड है। ये आपका जो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में अपीयर होता है, दिखता है, ठीक है। और जो नहीं दिखता है वो क्या है, इंडिगो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ये आपके एब्सेंट होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये IGO इंडिगो, ग्रीन एंड ऑरेंज, ये आपके कलर जो होते हैं रेडिएशन के, ये एब्सेंट होते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। जबकि आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें सारे कलर्स के जो रेडिएशन है वो आपके अपीयर होते हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट आपका है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो आपका एटम है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से अगर एनर्जी गेन करता है तो वो हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी स्टडी होती है ट्रांजिशंस की, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि जो देखिए यहाँ पे इसका उल्टा है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, वो हायर लेवल में जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है ये हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू करते हैं। जो आपका जैसे ही हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वो थोड़े समय के बाद में एनर्जी लॉस करता है और वो वापस फिर से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आता है, यानी कि लो एनर्जी लेवल में आता है। तो वहाँ पर वो क्या करता है, इमिशन करता है एनर्जी का रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम के थ्रू मतलब वो करते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इज पास्ड थ्रू द सैंपल विच एब्जॉर्ब द रेडिएशन सर्टेन वेवलेंथ। अभी जो हम डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, ये वही है आपका द मिसिंग वेवलेंथ विच करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर। यानी कि उसमें वो आपके मिस हो जाते हैं जो मैटर के
जो मैटर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया है। जैसे यहाँ पर देखा था इंडिगो, ग्रीन एंड ऑरेंज ये आपके एब्सेंट थे, तो इनका मतलब क्या हुआ, ये इंडिगो, ग्रीन और ऑरेंज जो थे ये मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, तो वो इमिट नहीं हो पाए, तो इसीलिए ये एब्सेंट थे। बट जो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, इसमें मैटर जितना भी एब्जॉर्ब करता है सारा का सारा इमिट कर दे रहा है लाइट को, यानी कि जितने भी आपके रेडिएशन है, कलर ऑफ रेडिएशन है, उन सभी को वो इमिट कर रहा है, तो इसीलिए ये सारे के सारे इसमें अपीयर होते हैं। बट इसमें कुछ एब्सेंट हो जाते हैं। कौन से एब्सेंट हो जाते हैं? जो आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसको आपको स्टडी करना है और ये ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो आपके अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और इसमें किन किन चीज़ों के लिए इनको यूज़ करते हैं वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से वॉच एंड लिसन करिएगा। देखिए, किसी भी हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं और देन उसके बाद जब वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करते हैं, तो वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो वेवलेंथ लाइट, वेवलेंथ का जो आपका इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो एक पर्टिकुलर लाइट को क्या करता है? इमिट करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। तो ये जो आपका इमिशन है, ठीक है, ये कई लाइन ऑफ सीरीज में करता है। तो अभी हम आपको आगे भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सीरीज आपकी बनती हैं इसमें। तो ये जो आपका सीरीज है कंबाइनली, इसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैसियस हाइड्रोजन H2, इट डिसोसिएट इनटू एनर्जेटिकली एक्साइटेड एटम्स। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो हाइड्रोजन एटम्स में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, एंड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिसोसिएट फ्रिक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी, यानी कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के रेडिएशन को क्या करता है? इमिट करता है, बाहर निकालता है। तो ये जो आपका है कंबाइंडली, इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पूरा जो जितनी भी लाइन ऑफ सीरीज, जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज को इमिट कर रहा है, उन सभी को हम बोलते हैं कंबाइनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसमें जो आपकी वेवलेंथ है, उसका जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपकी हैं वो वेव नंबर में रिप्रेजेंट की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेव नंबर को V बार से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे 109677 जो है एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे मेंशन किया है हमने इसे। यहाँ पे ये जो आपकी लाइन ऑफ सीरीज़ है, ये उसके लिए होती है, लाइन 1 के लिए यहाँ पे लिखा भी है। जो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। वेव नंबर जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी भी लाइन के लिए अगर आपको लिखना है, तो ये आपका होता है, यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यूज़ जो होती वो चेंज हो जाती हैं। अब देखते हैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इनको हम लाइन ऑफ सीरीज़ में कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसमें कितने लाइन ऑफ सीरीज़ आपके बनते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो पहला आपका है लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ में N1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। N2 की वैल्यू उसके बाद में 2, 3, 4। देखिए लर्न करने में बहुत आसान होगा। N1 की वैल्यू 1 है, उसके अगेन जो उसके आगे की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके N2 के लिए कंसिडरेबल होती हैं, और जो लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आपकी आती है। नेक्स्ट आपकी है बामर सीरीज़। बामर में क्या होता है, N1 की वैल्यू 2 कंसिडर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन होता है वो आपका उसमें ग्राउंड स्टेट जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। N1 इसमें 2 लिया जाता है। N2 को उसके बाद के जो आपके लेवल्स होते हैं 3, 4, 5 इनको कंसिडर करते हैं, और ये जो बामर सीरीज़ है ये आपकी विजिबल रेंज में आती है। नेक्स्ट आपकी है पर्सन सीरीज़। पर्सन में N1 की वैल्यू 3 होती है, N2 की वैल्यू उसके बाद में 4, 5, 6 ली जाती है। ये आपका नियर इंफ्रारेड रीजन में आता है। नेक्स्ट आपका है ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ आपका जो होता है वो उसके लिए N1 की वैल्यू 4 ली जाती है, और नेक्स्ट जो आपका N2 है वो 5, 6, 7 यानी कि 4 के बाद की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कंसिडर की जाती हैं। ये आपका फार इंफ्रारेड रीजन में आता है। नेक्स्ट आपका है फुंड।
वुंड सीरीज जो है आपकी, उसमें N1 की वैल्यू 5 ली जाती है, N2 की वैल्यू 6, 7, 8 ली जाती है। ये आपका फार इंफ्रारेड, ये भी आपका इसी में होता है। लास्ट आपका है हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज में क्या होता है, N1 की वैल्यू 6 लेते हैं एंड N2 की वैल्यू जो है वो 7, 8, 9 कंसिडर की जाती है, और ये भी आपका फार इंफ्रारेड रीजन में या जोन में अपीयर होता है। अब बात आती है इसको हम इस पर कैसे अप्लाई करें। तो जो आपकी ये N1, N2 की वैल्यूज़ हैं उनको इसमें आप रखते जाइए, आपको वेव नंबर्स मिलते चले जाएंगे अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और एक खास चीज़ और बता दें आपको कि जो बामर सीरीज होती है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा लाइंस के लिए आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको ये लर्न रखना है कि जो बामर सीरीज है उसमें 3 लाइन्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। उसमें जो अल्फ़ा लाइन है उसके लिए N2 की वैल्यू आपकी N1 प्लस 1 रखी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये कह सकते हैं कि जो आपका N1 है, N1 तो 1 ही, N1 तो इसमें 2 ही रहेगा, क्योंकि बामर में सबसे पहले आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो N1 इज इक्वल टू 2 आता है, तो यहाँ N1 तो 2 ही रहेगा और N2 जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी N1 में 1 ऐड किया है तो N2 आपका 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बीटा लाइन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो N1 की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है, बट जो N2 की वैल्यू है उसमें N1 प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगी, ठीक है। गामा लाइंस के लिए क्या होगा, N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और N2 की वैल्यू N1 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप अच्छे से लर्न रखिएगा, इनसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। ये जो आपके सर्कुलर स्फेरिकल शेप बना हुआ है, मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसमें इतने एनर्जी लेवल्स हैं। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे पहले इनको मेंशन कर लिया है मैंने, N1 इज इक्वल टू 1। ये जो पहला आपका सर्कुलर पाथ दिख रहा है ये N1 है और इसको हम एनर्जी लेवल K से रिप्रेजेंट करते हैं। N2 इज इक्वल टू 2 है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका है N इज इक्वल टू 3, इसको हम N से करते हैं। फिर आपका N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 5, N इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड 10 आगे भी होते हैं। तो इनको हम K, L, M, N जो आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल में स्टडी किया है, एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये वही आपके एनर्जी लेवल्स हैं T तक। तो अब हम ये जानेंगे कि बामर लाइमन सीरीज कैसे आपके बनते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका जो सबसे पहला इनिशियल स्टेट है ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो सबसे टॉप में मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच जाता है। अब देखिए कितने लाइन ऑफ सीरीज ये दे सकता है, कितनी मतलब लाइंस इसमें बनेंगी। ये यहाँ से सीधा यहाँ तक इमिट करेगा, ठीक है। बताया था कि हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट तक आएगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल तक। तो एक तो ये लाइन बनेगी इसमें ट्रांजिशन के लिए। दूसरा जो आपका ट्रांजिशन है वो यहाँ, उसके बाद में हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ना जाए, इलेक्ट्रॉन यहीं तक आए, तो यहाँ के बाद फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, रिटर्न होगा, तो एक ये लाइन आपकी बन जाएगी। तीसरा ये हो सकता है कि ये यहाँ से स्टार्ट करे और ये यहीं तक जाए, ये वहाँ तक ना जाए, तो ये यहाँ से फिर वापस आएगा यहाँ तक, तो एक ये लाइन आपकी स्पेक्ट्रम में आएगी। नेक्स्ट आपका है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहीं तक जाए, ठीक है, तो यहाँ तक जब जाएगा तो ये वापस फिर आएगा इमिशन करता हुआ, तो एक ये लाइन आ जाएगी। ऐसे ही एक हर एनर्जी लेवल पर एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक लाइन आपकी अपीयर होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। और जब आपकी लाइन इस तरह से अपीयर होगी कि उसमें N1 इज इक्वल टू 1 तक इमिशन आए, कहने का मतलब है कि जो भी आपकी सीरीज ऑफ लाइंस हैं, अगर उसमें इमिशन N1 इज इक्वल मतलब N इज इक्वल टू 1 लेवल तक है, यानी कि K लेवल तक है, तो वो आपके किस में जाते हैं, वो आपके लाइमन सीरीज में होते हैं। इसीलिए यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 1 रखा जाता है और N2 की जो वैल्यू है वो 2, 3, 5, 4, 6, 7 इस तरह से होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 था, 3, 4, 5, 6, ये सारी जो हाइट्स हैं वो आपकी N2 के लिए होती हैं। और N1 जो होता है वो हमेशा एक लेवल में होता है, उसे हम ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो जब भी ग्राउंड एनर्जी लेवल आपका पहला एनर्जी लेवल अगर ग्राउंड एनर्जी लेवल है किसी भी सीरीज ऑफ लाइन के लिए, तो वो हमेशा लाइमन सीरीज होगा। नेक्स्ट आपका है, अगर कोई भी आपका एनर्जी लेवल ग्राउंड एनर्जी लेवल N1 इज इक्वल टू 2 तक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 वाला एनर्जी लेवल है, यहाँ तक है, तो वो जितनी भी लाइन ऑफ सीरीज हैं वो सब बामर सीरीज में जाएंगी। और नेक्स्ट
अगर आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल N1 इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है तो वो जितनी भी लाइन ऑफ इमिशंस हैं या रेडिएशंस हैं वो आपके पर्सन सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है N1 इज इक्वल टू 4 अगर आता है, यानी कि फोर्थ एनर्जी लेवल अगर ग्राउंड स्टेट लेवल है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है किसी भी लाइन ऑफ सीरीज़ के लिए तो वो ब्रैकेट सीरीज़ बोली जाती है। और अगर किसी भी लाइन ऑफ सीरीज़ के लिए N1 इज इक्वल टू 5 है ग्राउंड एनर्जी लेवल तो वो फुंड बोला जाता है। और लास्ट आपका है अगर N आपका जो है या ग्राउंड एनर्जी लेवल है वो N1 इज इक्वल टू 6 है किसी भी लाइन ऑफ सीरीज़ के लिए तो उसे हम हम्फ्री सीरीज़ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने इनके N1 और N2 की वैल्यूज़ भी मेंशन की हैं। तो ये जो आपका है स्ट्रक्चर्स को अच्छे से बना लीजिएगा, नोट्स बनाना चाहते हैं और उसको ध्यान रखिएगा इसमें जो ट्रांजिशंस हैं वो कहाँ से कहाँ की तरफ गए हैं, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ग्राउंड एनर्जी लेवल आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, उन्हीं से ये आपकी जो लाइन ऑफ सीरीज़ के नेम है इनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है, अभी हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर रहे थे कि जो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वेवलेंथ है आपकी सीरीज़, जो लाइन ऑफ सीरीज़ बनती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती हैं उनकी जो वेवलेंथ है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं 1/λ इज इक्वल टू RH। RH इसमें जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस की है। N1 आपका ग्राउंड स्टेट है, N2 आपका एक्साइटेड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ आपकी बन रही हैं उनके लिए जो फॉर्मूले होंगे वो क्या हो जाएंगे। देखिए लाइन ऑफ सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, N2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यहाँ पे N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। बामर के लिए क्या होगा, N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, यानी कि 2 के आगे की जो वैल्यूज़ हैं। पर्सन के लिए हो जाएगा N1 3 हो जाएगा, ठीक है, प्रीवियसली भी हमने आपको डिस्कस किया है। और N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 यानी कि 4 5 6 7 इस तरह से। ब्रैकेट में N1 की वैल्यू जो है वो आपकी 4 हो जाएगी तो यहाँ 4 रखेंगे। N2 की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी यानी कि 5 6 7 इस तरह से। फुंड में क्या होगा, N1 की वैल्यू 5 आती है यानी कि ग्राउंड एनर्जी लेवल जो होता है 5th एनर्जी लेवल होता है, इसलिए N1 की वैल्यू 5 रखते हैं। और N2 जो एक्साइटेड लेवल है वो 5 से ज़्यादा होता है, 6 7 8 इस तरह से। हम्फ्री में क्या होता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल 6th एनर्जी लेवल होता है, इसलिए N1 की वैल्यू 6 रखते हैं यहाँ पे। और जो N2 है एक्साइटेड एनर्जी लेवल वो ग्रेटर देन 6 यानी कि 7 8 9 10 इस तरह से होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ आपके इंसर्ट में नोटेबल पॉइंट हैं, यहाँ पे जीमैन इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, इनको आप ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट नोटिंग पे आ जाता है। तो यहाँ पे बता दें आपको जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो स्प्लिटिंग जो होती है, अगर वो स्प्लिटिंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उसे जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। और अगर स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर केवल फील्ड्स में चेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो स्टार्क इफेक्ट है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है तो उसे हम जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसमें ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका nth एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में जाता है, nth, यहाँ पे ये nth जो लिखा है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो वो आपका जो nth एनर्जी लेवल एक्साइटेड एनर्जी लेवल से अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसमें हम ये आपका फॉर्मूला यूज़ करते हैं N1 इंटू N-1/2 ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो आपकी इमिशन होती हैं, बाहर निकलती हैं, अपीयर होती हैं, वो आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका है अ केमिकल स्पीसीज और एटम और आयन विच हैव, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, विच हैव यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, विच हैव number of electrons equal to the number of electrons present in the hydrogen atom is known as या is called hydrogen like species। देखिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है लैम्डा का, अगर आपका एटम हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इक्वल हैं, तो वहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, ये जो आपका वेवलेंथ है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये होता है 1/λ इज इक्वल टू RH, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है, Z² ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, बट यहाँ पे डिफरेंट है। अब ये Z क्या है ये भी आप जान लीजिए। Z जो भी आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, जो भी एटम है, जैसे
हाइड्रोजन मतलब He++ है, ठीक है, He+ है, हीलियम+ है, या फिर बोरान 4+ है। तो इसमें जो बोरान है या हीलियम है वो आपका एटम है, उसका एटॉमिक नंबर Z होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो जब भी इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एटम जो आपका है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, उस एटम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको लिखना होता है और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करना होता है। तो आई थिंक जो भी आपने अभी स्टडी किया है उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें, ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ये वर्कशीट है, इसे आपको सॉल्व करना है।